Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, जिसमें हम कवर करेंगे कि जो हमने मेथड्स यूज़ किए थे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के, उसके क्या हमारे पास उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, यानी उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या ही उसके नुकसानात हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी जो पावर हम जो प्रोड्यूस करते हैं, जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं पानी को यूज़ करते हुए, कहता है उससे क्या होता है, इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड पोल्यूशन फ्री। कहता है कि वो बिल्कुल फ्री होती है, उसके अंदर कोई भी जो है पोल्यूशन या गंदगी मौजूद नहीं होती। क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम डैम बनाते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं, पानी को जमा करते हैं। जमा करने के लिए टरबाइन वगैरह यूज़ किए जाते हैं और उसके बाद जनरेटर। और ये जो अमल होता है ये ना सिर्फ सस्ता है बल्कि इससे कोई भी धुआं या कोई भी नुकसानदा जो गैस होती हैं, गैसेज वो पैदा नहीं होती, बल्कि ये बिल्कुल क्लीन एनर्जी होती है। यही वजह होता है कि इसे क्लीन एनर्जी कहा जाता है। पाकिस्तान में भी ज़्यादा बिजली पैदा करने के जो ज़रिए हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ही सोर्सेज होते हैं, क्योंकि ये माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी भी तरह से ये नुकसानदेह नहीं होती। सो ये पोल्यूशन फ्री होती है। The solar power, wind, tidal and wave power need more initial cost, but they do not produce pollution and are economical as well. ऊपर इसने बताया था कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो मोर इकोनॉमिकल होती है, और नीचे फिर वो कह रहा है कि ये जो होती हैं जो सोलर पावर होगी, विंड पावर होगी, टाइडल और वेव पावर, ये क्या होती हैं, इनके लिए भी या ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ती है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाए तो फिर इससे क्या होता है, ना इससे पोल्यूशन फैलती है और जो है इकोनॉमिकल भी ये वेल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम सोलर पैनल लगाते हैं या स्टार्ट करते हैं अपना काम, तो उससे क्या होता है, स्टार्टिंग पे हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक बार ये सिस्टम चल जाएगा तो फिर क्या होगा, बिजली जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगी और दोबारा से कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह इसका मतलब होता है कि ये जो फ्यूल बनाने के लिए हमें पहले थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बाद में हमें एनर्जी जो है, जब तक वो मशीनरी रहती है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी मिलती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये माहौल को भी ख़राब नहीं करते। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम कि वेव एनर्जी, समुंदर की एनर्जी को किस तरह से यूज़ करके और टायर्स को किस तरह से यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो ये भी जो होती है पोल्यूशन फ्री होता है और इसे भी हम एक लंबे अरसे तक इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और ये सस्टेनेबल भी होते हैं और इससे भी जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर कोई भी गंदगी हेल्थी नहीं है और ये पोल्यूशन फ्री होते हैं। यहाँ तक तो उसने बता दिया कि एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं जो जिन तरीकों को हम यूज़ करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब आगे वो डिसएडवांटेजेस को बताने जा रहा है कि ऑन द अदर हैंड कहता है कि इसके मुखालिफ जो पावर जनरेशन बाय फॉसल फ्यूल्स, जो फॉसल फ्यूल्स को हम यूज़ करके जो पावर को जनरेट करते हैं, एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स, और जो न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करके करते हैं, एड्स टू द पोल्यूशन टू द एनवायरनमेंट। कहता है कि वो माहौल के अंदर गंदगी को फैलाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जब कोयला, पेट्रोल या गैस जो है वो उसको जलाया जाता है तो उससे धुआं बनता है और जहरीली गैसें पैदा होती हैं, जो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में जाकर एटमॉस्फेयर को गंदा कर देती हैं, आलूदा कर देती हैं। और ये आलूदगी जो है ना सिर्फ इंसानों के लिए नुकसानदेह है बल्कि दरख्तों के लिए और जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है। इसी तरह जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल से बिजली बनाई जाती है, उससे जो गैसेस डिस्पोज होती हैं वो क्या करती हैं, ना सिर्फ ज़मीन को और पानी को गंदा करती हैं बल्कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है जिससे में हम सांस लेते हैं हवा में, वो भी गंदी हो जाती है, जिससे तरह तरह की बीमारियां जैसे रिस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, हमारे लंग्स जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह सांस की डिफरेंट बीमारियां और डिफरेंट वायरसेस वगैरह फैल सकते हैं इससे। तो इसलिए ये जो होते हैं ये पोल्यूशन को फैलाते हैं, इसलिए इनको पोल्यूटिंग सोर्सेज भी कहा जाता है। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट। कहता है कि जब फॉसल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोड्यूसेस स्मोक, वो स्मोक को पैदा करते हैं, यानी धुएं को, कार्बन डाइऑक्साइड उससे पैदा होती है और हीट जो है वो पैदा होती है। यानी ये जब चीज़ें हवा में फैलेंगी तो उससे क्या होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ये इंसानी मखलूक के लिए बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होती है। इंसान जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो उससे सांस लेने में दुश्वारी आएगी और सांस की डिफरेंट बीमारियां जो है इससे फैलेंगी। और फिर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ा देती है और इसलिए जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनका माहौल में जलाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इससे बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा हमारा लॉस हो सकता है, हेल्थ के हवाले से भी और इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है।
दे इन्हांस द डायरेक्ट पोल्यूशन टू द एटमॉस्फेयर, कहता है कि ये सीधा जो है एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, उसको गंदा करते हैं। देखिए, जब धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब हवा में जाएगी, जब एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड अप होगी, तो फिर क्या होगा कि इंसानों के लिए सांस लेने में जो दुश्वारी पैदा होएगी, और इंसानों के जो लंग्स हैं, जो उनके जो लंग्स हैं उसके अंदर सांस लेने में घुटन आएगी, और अस्थमा वगैरह के जो अमल हैं उसको भी मुतासिर करती है। और फिर वही गंदगी जो बारिश के ज़रिए ज़मीन पर आएगी, तो उससे ज़मीन की एसिडिटी बढ़ जाएगी, जो ना सिर्फ ज़मीन और पानी दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे पौधे भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो ये जो चीज़ें होती हैं, फॉसल फ्यूल्स वगैरह, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कह रहा है कि विंड मिल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा नॉइसी होते हैं, और वेरी नॉइसी, वो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं। यानी विंड मिल्स को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हवा के ज़रिए वो उनके जो होते हैं पर, वो घूमते हैं, और एक मुसलसल जो है वो ब्लेड्स की आवाज़ पैदा होती रहती है। जो करीब जो रहने वाले, जिनकी रिहाइशें करीब होती हैं, उनके लिए वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत नॉइसी सा एटमॉस्फेयर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो कम्फर्ट सोर्स नहीं है, बल्कि इससे सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन ही होता है, जो इंसानों को और दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सम पीपल थिंक दैट विंड टर्बाइन स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप। आगे कह रहा है कि जो कुछ लोग, सम पीपल ये समझते हैं कि जो विंड टर्बाइन्स होती हैं, यानी जो हवा से बिजली पैदा करने के लिए जो टर्बाइन्स लगाई जाती हैं, उनसे क्या होता है कि इनसे जो नेचुरल ब्यूटी है, जो कुदरती मंजर होता है, वो ख़राब होता है। इसलिए इन्हें विंड इसलिए जो है ये नेचुरल सीनरी को ख़राब करती हैं और ब्यूटी पर भी असर डालती हैं। इसलिए ये जो है ये सूटेबल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए कि जहाँ पर ये विंड मिल्स लगाए जाते हैं हवा से एनर्जी हासिल करने के लिए, वहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी वाक़ई तौर पर इस तरह लगता है कि नेचुरल ब्यूटी जो है वो ख़राब हो रही है, क्योंकि वहाँ पर इतनी अच्छी ग्रीनरी होती है और घासेस वगैरह होती हैं। लेकिन जहाँ पर ये लग जाए, फिर उससे ऐसे लगता है कि जैसे नेचुरल ब्यूटी जो है वो ख़राब हो रही है। दूसरी तरफ वो बयान करने जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर किस तरह से इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या कहता है। न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स आर आल्सो रन बाय स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर हीट एनर्जी। पीछे हमने देखा था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो भी स्टीम से चलते हैं। तो जो स्टीम जब पैदा होगी तो उससे क्या होगा, जो न्यूक्लियर हीट एनर्जी है वो पैदा होगी। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जब यूरेनियम और हमने पढ़ा था यूरेनियम और प्लैटिनम वगैरह को जलाया जाता है, तो उससे हीट पैदा होती है और स्टीम पैदा होती है। और स्टीम जो है वो फिर टर्बाइनर्स वगैरह को घुमाती है। तो मतलब ये कि आखिरकार जो होता है ना, थर्मल पावर प्लांट पर चलता है, यानी कि स्टीम बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होती है, जो इन्वायरमेंट के अंदर डिस्पोज कर दी जाती है, और इन्वायरमेंट इससे गंदा होता है। हीट इटसेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, यानी वो जो स्टीम इन्वायरमेंट में निकल रही होती है, वो इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी एक रेड लाइन होती है, यानी वो इन्वायरमेंट को गंदा कर देती है। और इससे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और इससे ना सिर्फ इंसान, बल्कि जो आबी मखलूक है, यानी मछलियाँ हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो भी इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं। Moreover, there is always danger of leakage of the radioactive radiation which is harmful to the living bodies। कहता है इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं वो भी जब ये न्यूक्लियर पावर जनरेटर हैं उनसे ये रेडिएशंस हैं वो भी निकलती रहती हैं, खारिज होती रहती हैं, विच इज़ हार्मफुल टू लिविंग बॉडी, जो कि इंसानी जो जिस्म होता है उसके लिए ख़तरनाक होता है। अब रेडियो एक्टिव रेडिएशंस में कौन कौन सी आ सकती हैं? अल्फ़ा रेज़ आ सकता है, बीटा रेज़ आ सकता है, या गैमा रेज़ आ सकता है। ये ऐसी रेज़ होती हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर जाकर उसको नुकसान पहुँचा सकती हैं। इससे क्या होता है कि इंसानी जो सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, और कैंसर जैसी जो इफ़ेक्टिव बीमारियां हैं वो इंसान को लग सकती हैं। और फिर ना सिर्फ इंसानों को, बल्कि जो ये पौधे हैं और जानवर हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। तो ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, और इसको जो है केयरफुली हैंडल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पीपल लिविंग अराउंड न्यूक्लियर प्लांट्स आर ऑलवेज एट रिस्क। जो लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के करीब रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। यानी अगरचे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं उनको सिक्योरिटी यानी एक सिक्योर तौर पर उनको डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन अगर रेडिएशन अगर फिर भी कहीं किसी तरीके से लीक हो जाती हैं, क्योंकि जब एटम टूटता है तो इससे इस कदर जहरीली जो रेडिएशंस पैदा होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए और प्लांट्स के लिए और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। इसलिए कहते हैं कि चाहे उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बहुत महफूज तरीके से कवर किया होता है, लेकिन अगर किसी तरीके से रेडिएशन थोड़ी बहुत भी बाहर निकल आए तो वो जो है इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं, और आसपास के जो लोग होते हैं बुरी तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए जो माना जाता है कि जो हाई रिस्क सोर्स है एनर्जी का, वो कौन सा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज़ अनदर प्रॉब्लम फॉर द न्यूक्लियर पावर जनरेशन।
अब एक दूसरा मसला भी सामने आया है कि जो डिस्पोज़ल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, यानी न्यूक्लियर वेस्ट जब न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ किया जाता है, तो जो वेस्ट एंड पे बच बच जाता है, उस वेस्ट को ठिकाने लगाना ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा मसला होता है कि यानी अब न्यूक्लियर वेस्ट को कहाँ पर ठिकाने लगाया जाए। अब अगर इन्हें वैसे फेंक दिया जाए तो ये तो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, लेकिन अगर इनको दबाया जाए ज़मीन के अंदर, तो कई साल ज़मीन के अंदर रहकर गुज़रने के बाद ये जो अपनी रेडिएशंस हैं फिर भी बाहर निकालना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये भी जो है किसी भी तरह से ये माहौल को जो है इफ़ेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि रेडिएशंस होती ही बहुत ख़तरनाक है। इसलिए उनको हैंडल करने के लिए और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, और एक बहुत बड़ा जो है ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी चैलेंज हो सकता है। However, any form of waste energy ends up as thermal energy that goes to the environment। कहता है कि इसमें कह रहा है कि जैसी भी वेस्ट एनर्जी किसी भी किस्म की हो, लेकिन वो क्या होता है कि थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है और आखिरकार क्या हो जाती है, गोज़ अप टू द एनवायरनमेंट, माहौल के अंदर शामिल हो जाती है। स्टूडेंट देखिए कि चाहे वो फॉसल फ्यूल हो, चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूल हो, और जब हम एनर्जी को यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ जो है एनर्जी आखिर में लॉस हो जाती है, जो हीट बनकर एनवायरनमेंट के अंदर शामिल हो जाती है, और वो यूज़लेस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाती है, जिस एनर्जी को हम यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी वो जो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर मौजूद रहती है, और क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता एनवायरनमेंट का और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाती रहती है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और इसलिए हमारी जो ज़मीन का टेम्परेचर है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दस थर्मल पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे काजिंग ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए कहता है कि जब थर्मल यानी हीट डे बाय डे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर एडअप होती जाएगी, तो इसलिए हमारी जो ज़मीन का ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रहा है, यानी ज़मीन का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है। थर्मल पोल्यूशन जो होता है उससे क्या होता है, यानी फैक्ट्रीज़ का और पावर प्लांट्स का जो हीट है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे ज़मीन का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिससे क्या होता है कि ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, और ज़मीन की सतह बिल्कुल दिन ब दिन गर्म हो रही है, और मौसम जो है उसकी जो चेंजिंग्स है उसका पता ही नहीं चल रहा, मौसम बदल रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है, और मौसमियाती तब्दीलियाँ भी आ रही हैं, और उसके बाद ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे फ्लड आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो पता चला कि कोई भी एनर्जी का सोर्स है वो आखिर में एटलीस्ट क्या बन जाता है, आखिर में आकर क्या बन जाता है, हीट बन जाता है, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर इसको डिस्पोज़ कर दिया जाता है, और आहिस्ता-आहिस्ता ज़मीन के टेम्परेचर बढ़ाने के अंदर ये सभी हिस्सा डालते हैं। इन मैनी केसेस द टाइम, इसीलिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमें बार-बार ये कहते हैं कि ऐसे क्लीन और इस तरह के रिलायबल सोर्सेज़ ईजाद करने चाहिए या इस्तेमाल में लाने चाहिए, जो रीन्यूएबल भी हों और जो सेफ़ टू यूज़ भी हों, और जिनको इस्तेमाल करने से एनवायरनमेंट के अंदर कोई ख़तरा भी पैदा ना हो और हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ़ और क्लीन रहे। सो ऐसे सोर्सेज़ को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे किसी को भी नुकसान ना हो। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एडवांटेजेस पढ़ा और डिसएडवांटेजेस को देखा कि ये इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हमारी होगी पावर के ऊपर। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, और हमारे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।